हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या किया था, राजस्थान को कई भागों में बांट के देखा था। वहाँ से बातें बनती हैं तो थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाते हैं और उसके बाद आगे आपको पढ़ाने समझाने का काम करते हैं। एक चीज़ देखिए, जो राजस्थान का मैप है उसको आप थोड़ा सा क्रिएट कर लेना, कहीं राजस्थान के मैप को बना लेना एक बार, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करें। राजस्थान के मैप में आप लोग देखोगे इस तरीके से, एक बार मैप बना लेना भाई सभी लोग। राजस्थान का मैप ऐसे बना लेना, उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के मैप को हम राजस्थान के भाग को हम दो भागों में बांट दें। एक तो 61% वाला, एक बार बताना आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है? तो अभी देखो, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो लगभग 62% या 61 समथिंग था ना, तो लगभग 62% कर देते हैं। लगभग 62%, लगभग, है ना। एक तो लगभग 62% कर देते हैं और एक इसके बाद कितना बचेगा, लगभग 38% कर देते हैं। दो भागों में बांट लीजिए, है ना। तो दो भागों में इसको बांट लेते हैं। यहाँ बांटने का जो नजरिया, जो जरिया मिलेगा आपको, वो मिलेगा क्या, अरावली पर्वत मिलेगा। अरावली पर्वत अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्या, अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत में आप देखोगे थोड़ा, ये वाला भाग जो है, हाँ जी, इसमें ये क्या है, ये अरावली पर्वत वाला भाग है। अरावली पर्वत के इधर जो बारिश होती है ना, उस बारिश को उस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, ऐसे करके। बारिश के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से अब दो भागों में बांटते हैं, ऐसे करके इसको बांट देते हैं, ये वाला प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला भाग था उसको हमने क्या कहा, उसको कहा था शुष्क प्रदेश। उसको शुष्क प्रदेश कहा था, या शुष्क रेगिस्तान, या शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ये वाला भाग बचा था, ये वाला भाग, इसको हमने क्या कहा था, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क भाग कहा था। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं शुष्क वाला भाग। इसको हमने कहा था अर्ध शुष्क, यानी कि ये आधा शुष्क है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। हम अभी जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं शुष्क प्रदेश, है ना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे हैं। इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी अगर आपसे पूछे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी अगर आपसे पूछे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसको दो भागों में बांट दिया था। इसको हमने दो भागों में बांट दिया था। पहला भाग कौन सा था और दूसरा भाग, बालूका स्तूप के आधार पे। तो एक भाग हमने कह दिया था बालूका स्तूप, क्या कहा था, बालूका स्तूप, बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र, बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र। और दूसरा हमने कहा था बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये हमने क्या किया था, बंटवारा किया था। अब इसमें हमने देखा कि बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र इस पूरे शुष्क प्रदेश का कितना परसेंट है, तो इसे 60% और 40% में बांट देते हैं। या अगर एग्जैक्ट बंटवारा करना हो तो 60.5%, 60.5%, और फिर कितना, 40.5% में हम लोग क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया होगा आपका, सभी को तैयार हो गया होगा इतना। अच्छा, ये वाला छोड़ो, एक मिनट एक मिनट। ये आपका बालूका स्तूप, और ये है, ये 58 माफ कीजिएगा, 58.5%, और ये कितना है, 41.5% भाग है। ठीक है, तो ये आपका बंटवारा हो जाएगा इन दोनों का। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है शुष्क प्रदेश में बालूका स्तूप मुक्त। बालूका स्तूप तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, इसमें आप मुक्त देख लीजिए। मुक्त का मतलब होता है रहित, अगर मुक्त की जगह रहित दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ बालूका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और वो क्षेत्र अगर मैप में देखेंगे तो मैप में आपको ये क्षेत्र, ये वाला मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे आपको कौन सा जिला मिल रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा जिला मिल रहा है, तो ये आप कमेंट करके बताते जाना, याद होगा ना सबको।
पाकिस्तान के इधर जैसलमेर टाइप का कुछ जिला कोई है, तो यहाँ पे जैसलमेर के आसपास अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने मरुस्थल आपको कितने प्रकार से बताए थे? मरुस्थल के आपको 3 प्रकार मैंने बताया था, है ना। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कल मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल जो है आपको 3 प्रकार का मिल जाएगा। एक जिसमें बालू ज्यादा होता है उसे ईग मरुस्थल कहते हैं। एक जिसमें बालू ज्यादा होता है उसे ईग मरुस्थल कहते हैं। ये सारे मरुस्थल जिसमें बालू ज्यादा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ईग मरुस्थल के नाम से जानते हैं या इर्ग मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो भी आप कहना चाहो कर लो। दूसरा एक मैंने बताया था कि जिसमें कंकड़ ज्यादा हो, जिसमें चट्टान ज्यादा हो, कठोर चट्टान ज्यादा हो, उसे हमादा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और जिसमें कंकड़ और बालू दोनों हो उसे रोग मरुस्थल के नाम से जानते हैं, रेग मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेग मरुस्थल हो गया और फिर हमाडा मरुस्थल हो गया। अब ये बताइए जो ये वाला भाग है जहां पे बालू कम है ये कैसा मरुस्थल है? तो आप कहोगे ये हमाडा मरुस्थल का भाग है। ऐसा मरुस्थल है तो ये हमादा मरुस्थल का भाग है। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में हमें थोड़ा सा आगे समझना है। ठीक है, अब देखो इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार 41.5% है। और अगर पूछे कि किन किन जिलों में इसका विस्तार है तो आप कह सकते हो इसका विस्तार जो है इसे जैसलमेर में देखेंगे और जैसलमेर के इधर बाड़मेर में, तो इसे जैसलमेर तथा बाड़मेर लिखना। आज बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जैसलमेर तथा बाड़मेर, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसके पहले की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। तो जैसलमेर तथा बाड़मेर, इसे जैसलमेर तथा बाड़मेर का चट्टानी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानी क्षेत्र भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्षेत्र भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए क्यों कहते हैं तो आप कहोगे क्योंकि ये हावड़ा जो है हमादा मरुस्थल पर स्थित है। और हमादा मरुस्थल कैसा है? तो हमादा मरुस्थल एक चट्टानीय मरुस्थल है, यहाँ पे बड़े बड़े चट्टाने पाए जाते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले, है ना, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार आप बता सकते हो कहाँ पे है? तो देख लो, इसका विस्तार ये मान लीजिए एक बिंदु है जिसका नाम है जैसलमेर। ये एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम जैसलमेर है। तो आप देखोगे इस जैसलमेर के चारों तरफ इसका विस्तार है ना। इस जैसलमेर के चारों तरफ इसका विस्तार है, लगभग कहा जाए तो 60-65 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे इसका विस्तार कहाँ? जैसलमेर में, है ना। जैसलमेर है तो जैसलमेर के चारों तरफ लगभग 65 किलोमीटर में इसका विस्तार है। लिख लेना, इसका विस्तार जैसलमेर के चारों तरफ, जैसलमेर के चारों तरफ लगभग कितनी दूर में है? तो लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो जैसलमेर के चारों तरफ लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ। शुद्ध रूप से आप देखोगे तो कहाँ मिलेगा? तो ये जैसलमेर के क्षेत्र में मिल जाएगा। आगे लिखेंगे, है ना, इन्हीं पे बात करते हैं। ये चट्टाने, ये आप देख रहे हो ना, ये चट्टान है, क्या है? ये क्या है? चट्टानी क्षेत्र है। तो ये किस काल की चट्टान है अगर आपसे पूछ ले तो इसके बारे में आपको लिखना है, किस काल की चट्टान है। तो आप लिख सकते हो ये चट्टाने टर्सरी युग से, है ना, टर्सरी युग मैं बता चुका हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चट्टाने टर्सरी युग या उत्तर टर्सरी युग, उत्तर का मतलब क्या होता है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर का मतलब होता बाद, है ना। जैसे पूर्व काल और उत्तर काल, तो उत्तर का मतलब बाद भी होता है। एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता वो तो ठीक है, एक उत्तर का मतलब बाद भी होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना, यह चट्टाने, यह चट्टाने उत्तर टर्शियरी, आपको मैं कल या परसों की क्लास में बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे पृथ्वी के का काल विभाजन करते हैं ना। तो उत्तर टर्शियरी युग से लेकर, उत्तर टर्शियरी युग से लेकर पोलियोसीन, या हिंदी में इसे आप कहोगे प्लिस्टोसीन, उत्तर टर्शियरी युग से लेकर प्लिस्टोसीन कल्प तक की चट्टाने, है ना, ये चट्टाने उत्तर टर्शियरी युग से लेकर प्लिस्टोसीन युग तक की चट्टाने हैं।
ठीक है, तो आप लिख लो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आप देख सकते हो टर्सरी युग और प्लिस्टोसीन क्रम की चट्टानें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किस क्षेत्र में? तो आप कह सकते हो कि बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। दूसरा आप कह सकते हो यहाँ पर चूना पत्थर युक्त चट्टान भी पाई जाती है। यहाँ पर चूना पत्थर युक्त चट्टान भी पाई जाती है। चूना पत्थर युक्त चट्टान भी पाई जाती है। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो यहाँ पे प्लिस्टोसीन युग की चट्टान है, जो यहाँ पे प्लिस्टोसीन युग की चट्टान है, इस चट्टान में आपको थोड़ा बहुत पेट्रोलियम भी देखने को मिल जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे पेट्रोलियम भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो लिख लो टर्सरी कालीन चट्टानों में, आगे लिख लो थोड़ा सा, टर्शियरी कालीन चट्टानों में, अभी देखियो एक को दूसरे से कैसे जोड़ता हूं। टर्सरी कालीन चट्टानों में गैस या खनिज तेल के भंडार भी पाए जाते हैं। चट्टानों में गैस तथा खनिज के भंडार भी, गैस तथा खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो गैस या खनिज के भंडार पाए जाते हैं वो जैसलमेर के किन किन एरिया से पाए जाते हैं, ठीक है, या बाड़मेर के किन एरिया से पाए जाते हैं। तो जैसलमेर में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बाड़मेर में अगर देखेंगे तो बाड़मेर का जो क्षेत्र इस एरिया में आता है, वहां पे आपको गुडामलानी और बायतू क्षेत्र मिलेगा। गुडामलानी और बायतू क्षेत्र मिल जाएगा बाड़मेर में, तथा जैसलमेर का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्रों में ये क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम थोड़ा बहुत देखने को मिल सकते हैं, यानी कि गैस तथा खनिज के भंडार भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले की क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने यहीं पर कुछ चीजें देखा होगा। जैसे एक मैंने आपको कहा था कि एक अंतः जलीय या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अंतः भूगर्भिक जल का साक्ष्य मिला था, जिसे लाठी, हम लोगों ने क्या कहा था, लाठी श्रृंखला के नाम से जाना गया था ना। तो ये जो लाठी श्रृंखला या लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है, अब इसके बारे में अगर देख लो ना, तो ऐसे एक क्षेत्र बनता है, अब थोड़ा सा बना लेना इसको, ऐसे एक क्षेत्र बनता है जहां पे ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें आप कह सकते हो पोखरण हो गया इधर, ठीक है, पोखरण क्षेत्र हो गया, और इधर देखोगे फलौदी का क्षेत्र हो गया। अब फलौदी अलग हो गया है, ठीक है, याद रखना, अब फलौदी अलग जिला है। और इधर आप देखोगे बालोतरा, बालोतरा आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बीच में जो चट्टान है, इसके बीच में ये एक चट्टानी एरिया है ना, ये बालू का मुक्त स्तूप क्षेत्र, तो इसके बीच में जो चट्टानी है, ये चट्टानी संरचना जिसे हमाद के नाम से जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इस चट्टानी संरचना को चट्टानी संरचना है, और इस चट्टानी संरचना को हमादा या हमाद कहते हैं, ठीक है, दमाद मत कर देना, हमादा या हमाद कहते हैं। गुड़ामलानी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, तेल है ना, गुड़ामलानी तेल यहाँ पे मिल सकता है, मतलब गैस मिलती है, तेल का क्या पता, भरोसा नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल जाएगा, बलोतरा के पास 56 की पहाड़ियां मिलती हैं। बलोतरा के पास आपको क्या मिल जाएगा, तो 56 की पहाड़ी या 56 की पहाड़ियां जो हैं, यहाँ तक इसका विस्तार है। और 56 की पहाड़ियों के बारे में आप देखोगे तो एक क्षेत्र है सिवाड़ा क्षेत्र, सिवाड़ा क्षेत्र यहीं पे है ना, सिवाड़ा क्षेत्र देखोगे बलोतरा में है। तो सिवाड़ा क्षेत्र में लगभग ये 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चौड़ी ये एक श्रृंखला है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सिवाड़ा क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां क्या है, तो आप लिख लेना
सिवाड़ा क्षेत्र में, और सिवाड़ा क्षेत्र कहाँ है, तो वो बालोतरा में है। सिवाड़ा क्षेत्र में लगभग 11 किलोमीटर लंबी तथा 1.5 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है। 1.5 किलोमीटर चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। अब एक चीज आप बताना, मैंने आपको एक चीज बता दिया कि 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान भी है क्या कहीं, आप देखो क्या कहीं 56 का मैदान भी है। तो राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला और इधर प्रतापगढ़, दोनों जिलों के बीच में एक मैदान है छोटा सा, जिसे क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। कभी आपसे पूछे 56 का मैदान कहाँ है और 56 की पहाड़ियां कहाँ है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक 56 अकाल भी है, वो तो इतिहास में आप पहुंच जाओगे, एक समय जो है अकाल पड़ा था तो उसे 56 का अकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल भी नहीं मिलता, गैस ज्यादा मिलता, तेल मत लगा देना। तो ये सिवाड़ा क्षेत्र में लगभग 11 किलोमीटर लंबी तथा 1.5 किलोमीटर चौड़ी पर्वत श्रृंखला जिसे 56 की पहाड़ियां कहते हैं, और 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और जो है प्रतापगढ़ के बीच में पाया जाता है। तो वहां पे उतना ज्यादा आप लोग हेडेक मत लेना, ठीक है। और इसी क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को बालुका स्तूप मुक्त त्रिकुड़क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त त्रिकुड़क क्षेत्र, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले बालुका स्तूप मुक्त त्रिकुड़क क्षेत्र में कौन कौन जो है स्थान शामिल हैं, तो आप लगा सकते हो, यस या नो करके बताना जरा, या त्रिकुणात्मक क्षेत्र या त्रिकुड़क क्षेत्र, है ना। चलो विष्णु जी ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा पोखरण के बारे में। हम लोगों ने एक चीज देखा था, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना। पोखरण क्षेत्र में ऐसे ही पोखरण से लेकर एक हमने बनाया था मेहरगढ़, है ना, आपको याद होगा। पोखरण से लेकर यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसका नाम था मोहनगढ़। तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक अंतः भूगर्भिक जलाशय का साक्ष्य मिला था, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे बना लेना, अंतः भूगर्भिक जलाशय का साक्ष्य मिला है, जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज आप पढ़ चुके हैं इसको, लाठी सीरीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लाठी सीरीज क्या है, तो मैंने बताया था लाठी सीरीज है पोखरण से लेकर, कहां से, पोखरण से लेकर मोहनगढ़, मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 देगा, ठीक है। तो लगभग 60 किलोमीटर तक फैला, क्या है ये, तक फैला एक भूगर्भी जलाशय या भूगर्भी जल, है ना, या भूगर्भीय जल पट्टी, जो भी आप कह लो। भूगर्भी मतलब भूमि के गर्भ में, ठीक है भाई, भूमि के गर्भ में। तो ये कहाँ स्थित है, भूमि के गर्भ में स्थित है। अब देखो यहाँ पे, तो तक फैला भूगर्भिक जल पट्टिका है, भूगर्भिक जल पट्टिका है, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। रेगिस्तान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कहोगे शुष्क क्षेत्र में स्थित है। वो भी कौन सा, जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है वहां पर स्थित है। अगर इसकी खोज पूछा जाए आपसे कि इसकी खोज किसने की, तो आप बता देना कि 2007 में, 2007 में काजरी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। 2007 में काजरी विद्वानों ने या काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई, काजरी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इतना तो हो गया। अब एक पॉइंट यहां से और निकल के आता है, इसी क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, इसी क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, और वो घास बड़ी पौष्टिक होती है। मैंने आपको बताया था ना, इसी क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम जरा बता देना, कमेंट करना जरा, तो ठीक है, जल्दी से कमेंट करना। इस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, जिस घास का नाम है सेवड़ घास। और ये सेवड़ घास क्यों, देखो सेवड़,
अब ये बताओ, अगर हम कोई चीज खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम सेवन कर रहे हैं, है ना, यही तो कहते हैं। हम सेवन कर रहे हैं या सेवन कर रहे हैं। तो इस घास को गायें खाती थी, है ना, जानवर खाते थे और दूध बढ़ जाता था। क्योंकि ये जो सेवड़ घास है, ये कैसी घास है? तो आप कहोगे ये पौष्टिक युक्त घास है। ये कैसी है? ये पौष्टिक और स्वादिष्ट घास है। पौष्टिक और स्वादिष्ट घास है, तो इसका सेवड़ नाम याद कर लेना। गायें इसका सेवन करती थी, इसीलिए इसका नाम सेवड़ है। बहुत आसान है। तो सेवड़ घास कहाँ पाई जाती थी? आप कहोगे पौष्टिक और स्वादिष्ट घास है, जो इसी जल पट्टिका में पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस सेवड़ घास का वैज्ञानिक नाम पूछे तो लगा देना लसीयूरुस, याद कर लेना, ठीक है, लसीयूरुस, लसीयूरुस, और उसके बाद सिंडिकुस, दो मतलब एक ही नाम है, लसीयूरुस, लसीयूरुस सिंडिकुस, सिंडिकुस। लसीयूरुस सिंडिकुस क्या है? इस घास का वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम अगर कभी पूछ लेगा तो आप लगा दोगे। इस घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस घास का वैज्ञानिक नाम है लसीयूरुस सिंडिकुस। ठीक है, अब यहीं पे इसी घास के क्षेत्र में आप देखोगे तो एक पक्षी पाई जाती है जिसका नाम है गोडावड़ पक्षी। ठीक है, गोडावड़ पक्षी। तो यहां लिख सकते हो इसी घास के इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में गोडावड़ पक्षी के बारे में बताना तो जरा थोड़ा सा। क्या राजस्थान की राजकीय पक्षी कौन सी है? मैंने फिगर कल दिखाया था, गोडावड़ पक्षी। तो इसी क्षेत्र में गोडावड़ पक्षी पाई जाती है, पाई जाती है। आप जानते हो जो राजस्थान का मरु उद्यान है, मरु उद्यान, वो इसी के लिए बनाया गया, गोडावड़ पक्षी के लिए। तो गोडावड़ पक्षी पाई जाती है ना, गोडावड़ पक्षी, बहुत बढ़िया। गोडावड़ पक्षी बताना राजस्थान का राजकीय पशु भी, राजकीय पक्षी भी है, पशु नहीं, राजकीय पक्षी भी है। गोडावड़ पक्षी जो है ये राजस्थान की राजकीय पक्षी भी है, और इसको राजकीय दर्जा मिला था 21 मई 1981 को। ठीक है, तो यहां लिख देना क्या है? राजस्थान की, राजस्थान की क्या है? राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, दर्जा कब मिला इसे राजकीय पक्षी का? तो आप कह देना 21 मई 1981 को इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये जो घास है ना, ये बड़ी बड़ी घास होती है, जो सेवड़ घास है, ये घासें बड़ी बड़ी होती हैं, गायें इसको खाती हैं। और जो ये पक्षी है ना, गोडावड़ पक्षी, ये गोडावड़ पक्षी क्या करती है? इसी घास के मैदान में या इसी घास के बीच में अपने अंडे को दे देती है, और फिर कुछ समय के बाद वो अंडे फूटते हैं और वहां से छोटे छोटे चूजे या छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं गोडावड़ पक्षी के। तो इसीलिए इस घास के क्षेत्र को और एक नाम दिया जाता है। वो क्या नाम दिया जाता है? तो इस एक घास के क्षेत्र को कहते हैं गोडावड़ पक्षी का प्रजनन क्षेत्र कहा जाता है ना। गोडावड़ पक्षी का क्या कहते हैं? प्रजनन क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोडावड़ पक्षी अपना अंडा देती है। तो लिख लेना, गोडावड़ पक्षी का, गोडावड़ पक्षी का प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रजनन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कहोगे सेवड़ घास को, सेवड़ घास वाली क्षेत्र को गोडावड़ पक्षी का प्रजनन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर आपसे पूछे गोडावड़ पक्षी अपने अंडा किस घास में देते हैं, तो आप तुरंत लगा दोगे सेवड़ घास में देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोडावड़ पक्षी का, है ना। गोडावड़ पक्षी के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, तो आप जानते हो राजस्थान का ये क्या है? राजकीय पक्षी है, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसका अन्य नाम, अन्य किस नाम से जाना जाता? आप बता देना, आप इसमें से कौन सा नाम सुने हो? गोडावड़ क्या नाम सुने हो आप? जो भी नाम आप सुने होंगे बता देना। इसमें इसके अन्य नामों में एक आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एक ऐसे ना, ये हुक हुक ऐसे ऐसे करती है, मतलब बोलती रहती है, चलती रहे ना, लंबे लंबे गर्दन होते हैं हंस के तरीके से, हुक 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 ऐसे ऐसे करके ये बोलती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हुकना पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं?
हुकना पक्षी इसी का नाम दे दिया गया क्योंकि इसके मुख से ऐसे हुक हुक की आवाज आती है। इसी को सोहन पक्षी कहा गया है। सोहन पक्षी भी इसी का नाम है। और इसका क्या नाम है? हाँ, मोर के समान दिखाई देता है तो माल मोरडी, माल मोरडी पक्षी भी इसको कहा गया है। माल मोरडी पक्षी भी इसको कहा गया और एक गुधनगेर पक्षी भी कहा गया है। ठीक है, गुधनगेर पक्षी याद कर लोगे? हाँ जी, कौन सा नाम आपके यहाँ बुलाया जाता है? सर जी की कंडीशन बहुत खराब है, 10 लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, तो समझ में आ रहा है? गुधनगेर पक्षी, ये 10 लोग इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि मुझे लगता है ये क्लासेस एक बार कभी हो चुकी है, आप लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए शायद कंडीशन खराब है। बाकी पढ़ाने में, मैटर देने में आप बताइए क्या मैटर नहीं मिल रहा है? क्या आपको मैं समझाने में कोई कमी कर रहा हूँ? आप बताना, जो लोग पढ़ते हैं एक बार बता देना, क्या समझाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रही है? आपको जितने भी भूगर्भिक स्ट्रक्चर, देखो मैं ये नहीं बताता केवल बताते चले जाओ ये कहाँ है वो कहाँ है ऐसे ऐसे, ये ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका नहीं होता। ज्योग्राफी एक साइंस है और उसको साइंस की तरीके पढ़ लो। अगर कोई चीज है तो क्यों है, जैसे यहाँ पे जल पाया गया तो क्यों पाया गया, मैंने इसको भी बताया आपको क्यों पाया गया, क्योंकि यहाँ पे कभी प्लिस्टोसिन युग हुआ करता था और वो हिमालय के कुछ पार्ट हुआ करते थे, ये भी बताया। और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे अगर जो है गोडावन पक्षी का प्रजनन क्षेत्र कहा जाता तो क्यों कहा जाता है ना। यहाँ पे अगर जो है घास पाई जाती है, सेवड़ घास पाई जाती है, तो सेवड़ घास क्यों पाई जाती है ये भी मैंने बताया आपको, क्योंकि सेवड़ घास जहाँ पे जल की मात्रा होती वहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जल है नीचे, ऐसा नहीं है, जल था नीचे अब नहीं है, है ना। अभी टेंशन मत लो मोनिका जी, जितनी भी कट ऑफ रहेगी आप उससे ऊपर रहोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो इसको आपने देख लिया। अब एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपने देखा होगा लाठी सीरीज, है ना। तो लाठी सीरीज में क्या है, जल है ना, जाहिर सी बात है जल है। तो लाठी सीरीज में वनस्पतियां तो होगी ही होगी। तो आपने लाठी सीरीज में एक वनस्पति सेवड़ घास देख लिया, ये घास है, घास और वनस्पति में अंतर होता है। वनस्पतियां थोड़ा पेड़ की तरीके दिखाई देती हैं, ठीक है, ये घास है। अगर यहाँ पे वनस्पति की बात किया जाए, लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है, एक ऐसे ना बॉक्स बना लेना और उस बॉक्स में लिख लेना कि लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है, लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नाम पूछेगा ना। अच्छा, लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अगर कहे तो एक नाम याद रखना, ओएसिस। नहीं याद रहेगा ओएसिस, चलो छोड़ देना। एक नाम और तो याद कर सकते हो, नखलिस्तान, बड़ा सिंपल सा नाम है, नखलिस्तान या ओएसिस, दो नाम आता है। इसको ओएसिस या नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ओएसिस, ओएसिस या नखलिस्तान। अब कोई पाकिस्तान मत कर देना इसको, है ना। तो इसको लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है उसको ओखलिस या नखलिस्तान कहते हैं, बस याद हो जाएगा, कहते हैं नखलिस्तान या क्या कहते हैं, ओएसिस या नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है, एक जगह कहीं ऐसे छोटा सा बना के इसको लिख लेना भाई मेरे। ठीक है, देखो जो आपने देखा अभी पक्षी के बारे में, गोडावन पक्षी का अन्य नाम आपने पूरा का पूरा नाम देख लिया। एक कुछ तथ्य इसमें और भी शामिल कर लें। गोडावन पक्षी को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अब आप पूछोगे कि सर ये रेड डाटा बुक क्या होता है ना, जाहिर सी बात है, रेड डाटा बुक में शामिल, रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। देखो रेड डाटा बुक में देखो एक ऐसी डायरी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखी गई है, एक डायरी है। उस डायरी में पूरे विश्व में जो पक्षियां, जो जातियां, जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं उनको लाल कलम से ऐसे लिख दिया जाता है, यानी कि ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, अब इनको संरक्षण की जरूरत है। और इसी संरक्षण के लिए
राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इनको राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, ये एक विलुप्त प्रजाति है। विलुप्त प्रजाति है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, केवल राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान में इसी के लिए एक राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाए गए हैं और इनको वहां पे संरक्षण दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब एक मैंने आपको पार्क बताया था, कोई याद है? रेगिस्तान में ऐसे ही शुष्क क्षेत्र में मैंने एक आपको कोई आकल बुड फासिल पार्क बताया था, है ना? आकल बुड फासिल पार्क बताया था, आपको याद है? कहाँ पे है, किस जिले में है, जरा कमेंट करो तो। हाँ सर बताया था, किस जिले में है बेटा, बताना जरा। कुछ लड़के हैं जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ते हैं और ये सिंसियर हैं। सिंसियर का मतलब ये होता है एग्जाम देने के प्रति ना, मतलब जुनून है इनके अंदर, हम नौकरी लेके रहेंगे। और कुछ लोग है तो ऐसे होते हैं मजे के लिए पढ़ते हैं, अगर मजा आ गया तो पढ़ लिए, मजा नहीं आया तो छोड़ो यार, जाने दो, है ना। इन्फॉर्मेशन मिले कुछ भी मिले। जैसलमेर में होता है, देखो जो बढ़िया पढ़ते हैं वो तुरंत उत्तर भी देते हैं, वो उनका दिमाग चलता है, वहां तक पहुंचता भी है। अब देखो मैंने एक बताया कि एक पार्क का नाम है आकलबुड फासिल पार्क, बता दो कहाँ है, जैसलमेर में। क्यों फेमस है, दो कंडीशन बता दो। वहां ये पक्षी पाया जाता है ना, एक तो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा दो कंडीशन और बता दो ये क्यों फेमस है। तो यहां आप लिख सकते हो इसी क्षेत्र में वनस्पति अवशेष या जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी आपने देखा ना कौन सा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में, जहां पे आपने लिखा इसी क्षेत्र में, वहीं पे ब्रैकेट में लिख देना, नहीं भूल जाओगे कौन सा क्षेत्र। तो कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में, यानी कि जो शुष्क या फिर ये कह सकते हैं बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, वनस्पति पाई जाती हैं और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। वनस्पति तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। और आप एक चीज जानते हैं, है ना, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि वनस्पति का अवशेष जो है, एक लकड़ी मिला, एक उड मिला, उड का मतलब वही होता ना, लकड़ी। ठीक है, उड का मतलब वही लकड़ी हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे एक पार्क बनाया गया जैसलमेर में, जैसे करके लिख लेना थोड़ा सा, जैसे जैसलमेर में स्थित कौन सा पार्क है, जैसे जैसलमेर में स्थित कौन सा पार्क है, आकल उड फासिल पार्क। ठीक है, जैसे जैसलमेर में स्थित आकल उड फासिल पार्क। अब इस पार्क में आप लोगों ने दो चीजें देखी होगी, मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि ये एक ऐसा पार्क है जहां पे आपको जीवाश्म मिला है, और जीवाश्म के रूप में इस पार्क में आपको जो जीवाश्म मिला है वो क्या मिला है ना। और एक आप कहोगे वनस्पति भी मिली है ना, वनस्पति का अवशेष मिला है। ठीक है, तो वनस्पति के अवशेष में आप देखोगे हजारों साल या करोड़ों वर्ष पूर्व की लकड़ी मिली है, करोड़ों वर्ष पूर्व की क्या मिली है, लकड़ी मिली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, रखी हुई है उसके संग्रहालय में। वनस्पति में आप कह सकते हो डायनासोर डायनासोर तथा मछली का जीवाश्म मिला है ना, मछली का जीवाश्म रखा गया है। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा। बस इस क्षेत्र में और कुछ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है बहुत कम था, तो इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में आपने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले तो आपने यही देखा कि जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत भाग है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र को भी दो भागों में बांटते हैं। उसका जो पश्चिमी मरुस्थल है जिसे शुष्क प्रदेश कहा गया, तो शुष्क प्रदेश के 41.5% भाग में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र स्थित है। अगर पूछा जाए किन किन जिलों में है, तो ज्यादातर आप क्या बताओगे कि जैसलमेर जिले में फैला हुआ है। जैसलमेर जिले के आसपास लगभग 65 किलोमीटर की दूरी में फैला है,
और इस 65 किलोमीटर की दूरी में थोड़ा सा बाड़मेर आ जाता है, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ये एक चट्टानी क्षेत्र है, ये एक क्या है, चट्टानी क्षेत्र है या चट्टानी मरुस्थल है, जिसे हमाडा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमाडा मरुस्थल है जिसमें चट्टान पाए जाते हैं। और किस युग की चट्टान पाई जाती है, तो आप कहोगे इसमें टर्शियरी युग की चट्टान पाई जाती है। कैसे, किस युग की चट्टान पाई जाएगी, तो इसमें टर्शियरी युग की चट्टान पाई जाएगी तथा प्लिस्टोसीन युग की चट्टान पाई जाएगी। टर्शियरी युग से लेकर प्लिस्टोसीन युग तक की चट्टान पाई जाती है। दूसरा कहेगा चूना पत्थर युक्त चट्टान भी क्या यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल मिल सकता है। टर्शियरी कालीन चट्टानों में गैस तथा खनिज के थोड़े बहुत भंडार यहाँ देखने को मिले हैं। तो गैस के भी और खनिज के भी थोड़े बहुत भंडार देखने को मिले हैं। उन भंडारों में अगर गुड़ामलानी देखा जाए तो बाड़मेर में, और बायलू तो गुड़ामलानी आप याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे है, बाड़मेर में है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आता है। उसके बाद फिर हमने बताया इसमें एक जो है त्रिगुणक क्षेत्र आता है ना, या त्रिगुणांक क्षेत्र आता है। ये त्रिगुणांक तीनों चीजों के मिलकर बनता है। इन तीनों पे कौन होता है, पोखरण आप इधर देखोगे, और बलोतरा और फलौदी। बलोतरा अगर नहीं देगा तो 56 की पहाड़ियां देगा, 56 की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ये जो चट्टानी संरचना जिसे आप हमादा कहते हैं, ये है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब इसमें आपने देखा पोखरण से लेकर एक लाठी सीरीज जाती है, पोखरण से लेकर कहां तक, मोहनगढ़ तक। ये मैं इसके पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, पिक्चर चित्र सब दिखा दिया, वीडियो भी दिखा दिया था, है ना। 2007 में इसकी खोज की गई थी। हाँ, इसी क्षेत्र में सेवड़ घास पाई जाती है। सेवड़ घास का सेवन करती हैं गायें, इसलिए हम नाम याद कर लेंगे कि सेवड़ हो गई। अब ये सेवड़ एक पौष्टिक स्वादिष्ट घास है, हमें याद करने की जरूरत है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लासीयूरुस और सिंडिकुस। ठीक है, लासीयूरुस और सिंडिकुस इसका नाम है। इसी क्षेत्र में जो है गोडावस पक्षी भी पाए जाते हैं। और इस गोडावड़ पक्षी के बारे में कुछ बातें मैंने बताई। तो गोडावड़ पक्षी जो है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, जिसको 1981 में राजकीय दर्जा दिया गया। ये एक विलुप्त प्रजाति पक्षी है और इसी जो है सेवड़ घास में ये अपने अंडे को देती है। इसलिए सेवड़ घास के मैदान को या सेवड़ घास को हम क्या कहते हैं, तो गोडावड़ पक्षी का प्रजनन केंद्र भी या प्रजनन क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा हमने कहा गोडावड़ पक्षी के कुछ अन्य नाम है, इन नामों में से कोई भी दे दे तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत बार पूछा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछा गया है। हुकना पक्षी तो ये हुक हुक करता है इसलिए पड़ गया नाम। सोहन पक्षी देखने में बड़ा प्यारा बड़ा सुहाना लगता है। दूसरा है मालमोरडी, मोर के समान लगता है तो मालमोरडी कह देते हैं। ठीक है, गुदनगेर पक्षी रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया, यानी कि ये विलुप्त जो है विलुप्त प्रजाति का है। तो जब विलुप्त होने वाला है तो इसको संरक्षण की जरूरत है, इसलिए राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाए गए हैं जैसलमेर में। देखिए लाठी सीरीज में जो वनस्पति पाई जाती है उसको ओएसिस या नखलिस्तान वनस्पति के नाम से जानते हैं। और मैंने ये आपको थोड़ी सी अलग बातें कुछ बता दी है। बस आज की क्लास बस यही इतना तक है, छोटी सी क्लास थी। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे हम लोग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र भी आपको जो मिलेगा उसमें आपने देखा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में फिर से मैं बता रहा हूं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में इधर घग्घर नदी बहती है तो घग्घर का क्षेत्र कह दिया, है ना। घग्घर नदी बहती है तो घग्घर का क्षेत्र कह दिया, सबसे उत्तर में घग्घर क्षेत्र मिल गया। घग्घर के इधर आप देखोगे चीरू को लेकर, है ना, और यहाँ पे झुंझुनू को लेकर और सीकर को लेकर, तो इसे क्या कहते हैं, इसे शेखावटी कहते हैं। तो इसे शेखावटी क्षेत्र कह दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे बीच में नागौर मिलता तो इसे क्या कहते हैं, नागौर की उच्च भूमि कह दिया, है ना, उच्च भूमि या नागौर का क्षेत्र कह दिया, जो भी आप इसको कह सकते हो। नागौर की उच्च भूमि या नागौरी का क्षेत्र भी इसको कह दिया जाता। और लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में आपको गोडवाड़ क्षेत्र मिलेगा, या फिर इसी गोडवाड़ क्षेत्र को और नाम जाना जाता लूनी नदी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो लूनी नदी ऐसे करके बहेगी तो इस लूनी नदी क्षेत्र को हम लूनी नदी क्षेत्र कहते हैं। कितने भागों में बांटा गया, है ना, कि ये दोनों एक ही है, चाहे आप गोडवाड़ क्षेत्र को चाहे लूनी नदी क्षेत्र को हो। तो एक आप घग्घर पढ़ोगे, घग्घर नदी के बारे में, शेखावटी क्षेत्र दूसरे नंबर पे आप पढ़ोगे, तीसरे नंबर पे नागौरी क्षेत्र पढ़ोगे और चौथे नंबर पे आप क्या पढ़ोगे, तो ये आप कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कल हम इसको कवर कर लेंगे, फिर आएंगे अरावली पर। तो अरावली पर देखेंगे जितनी चट्टाने हैं, अरावली पर जितनी चोटियां हैं, सबके बारे में हम देख लेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।